आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सर्किल के पीएसए के 2024 के क्वेश्चन पेपर की। इस वीडियो में हम इसके डिपार्टमेंट और जीके के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसके मैथ और रीजनिंग वाले पोर्शन के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप एमटीएस पोस्टमैन या पीएसए की तैयारी कर रहे हैं और आपको बुक्स चाहिए, अच्छी तैयारी करने के लिए अगर आपको ये बुक्स चाहिए तो बुक्स मिल जाएंगी, जिसमें क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स आपको मिल जाएंगी, थ्योरी वाली बुक्स भी आपको मिल जाएंगी। और प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको एक बुक चाहिए जिसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन बुक भी आप ले सकते हैं। और अच्छे से और बेहतर तरीके से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं और सेम नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं अगर आपको बुक्स चाहिए। इसके अलावा बुक्स लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक साइट का लिंक मिल जाएगा, उस साइट से डायरेक्टली भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, For the purpose of surcharge, international articles are divided into how many groups? सरचार्जेस लगाने या अधिभार लगाने के उद्देश्य से इंटरनेशनल आर्टिकल्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तुओं को कितने वर्गों में या कितने ग्रुप्स में बांटा गया है? कितने ग्रुप्स में बांटा गया है? 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। ऑप्शंस में 2 नहीं है, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अब इसके रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ये जो 2 ग्रुप है कौन कौन से हैं। पहला ग्रुप जिसे एलसी कहा जाता है, जिसमें लेटर्स एंड कार्ड्स आते हैं। एओ की बात करें, दूसरा ग्रुप यानी कि अदर ऑब्जेक्ट, जिसमें प्रिंटेड पेपर, न्यूज़पेपर, स्मॉल पैकेट और ब्लाइंड लिटरेचर शामिल है। तो सरचार्ज लगाने के उद्देश्य से इंटरनेशनल आर्टिकल्स को 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। 2 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? एक एलसी है, दूसरा एओ है। इनमें कौन कौन से आर्टिकल शामिल हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। और इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फॉर द पर्पज ऑफ फिक्सिंग सरचार्जेस एंड कंबाइंड चार्जेस द कंट्रीज एंड टेरिटरीज आर डिवाइडेड इनटू 4 जोन्स एंड 5 ग्रुप्स। फिक्सिंग सरचार्जेस एंड कंबाइंड चार्जेस, अधिभार और संयुक्त शुल्क तय करने के उद्देश्य से कंट्रीज और टेरिटरीज को 4 जोन्स और 5 ग्रुप्स में बांटा गया है। आर्टिकल्स को 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। इसके अलावा कंट्रीज की बात करें तो कंट्रीज और टेरिटरीज को 4 जोन्स में बांटा गया है और 5 ग्रुप्स में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर इंडिया ज्वाइंड एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन? भारत किस वर्ष एशियाई प्रशांत डाक संघ में शामिल हुआ था? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा 1973 में शामिल हुआ था। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की बात करें, वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1961। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी, विद हेडक्वार्टर्स एट मनीला, फिलीपींस। और जब इसकी शुरुआत हुई किस हेडक्वार्टर या मुख्यालय के साथ हुई थी? मनीला, फिलीपींस के साथ हुई थी। और इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1962 को ही, स्थापना 1961 में हुई। और बात करें शुरुआत की तो 1 अप्रैल 1962 में इसकी स्थापना हुई और भारत जो है इसमें 1973 में शामिल हुआ। और वर्ष 2002 में इसका जो हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस से ट्रांसफ़र करके कहाँ को कर दिया गया? बैंकॉक, थाईलैंड में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। Which among of the following is not a special feature of postal life insurance? इनमें से कौन सा डाक जीवन बीमा की विशेषता के बारे में सही नहीं है? करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी आ जाएगा, लो बोनस। इसमें जो आपको बोनस दिया जाता है वो क्या होता है? हाई। और लो क्या रहता है? लो रहता है प्रीमियम। यानी कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में जो आपने प्रीमियम देना होता है वो कम प्रीमियम होता है और उसके बदले में आपको जो बोनस मिलता है वो ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के कुछ फीचर्स के बारे में बताया हुआ है जो बहुत अच्छे से आपने पढ़ लेनी है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद फिलैटली? इनमें से कौन सा शब्द फिलैटली से संबंधित नहीं है? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र फिलैटली से जुड़े हुए नहीं है, ये सेविंग स्कीम से जुड़े हुए हैं। स्पेशल कवर, फर्स्ट डे कवर और मिनिएचर शीट्स, ये सब किससे जुड़े हुए शब्द हैं? फिलैटली से जुड़े हुए शब्द हैं। स्पेशल कवर की बात करें,
special cover is a philatelic item often issued to commemorate a specific event. तो जो विशेष कवर होते हैं कब ये जारी किए जाते हैं? तो विशेष कवर डाक टिकट संग्रह आइटम है, इनकी एक फिलैटलिक आइटम है जिसे अक्सर किसी खास घटना के उपलक्ष्य में जारी किया जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें फर्स्ट डे कवर की, फर्स्ट डे कवर इज एन एनवलप, तो एक लिफाफा होता है विद अ न्यू स्टैम्प कैंसल्ड ऑन इट्स फर्स्ट डे ऑफ इशू, इट्स अ टाइप ऑफ स्पेशल कवर। तो फर्स्ट डे कवर की बात करें, एक लिफाफा होता है जिस पर जारी होने से पहले दिन ही नया टिकट लगा होता है। मिनिएचर शीट्स की बात करें, मिनिएचर शीट इज अ स्मॉल शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग अ सेट ऑफ स्टैम्प्स। तो मिनिएचर शीट क्या होती है? कागज़ की एक छोटी शीट होती है जिसमें टिकटों का एक सेट होता है और इसको भी फिलैटलिक आइटम कहा जाता है। तो इनमें से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट फिलैटलिक आइटम नहीं है। द पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस या डाक जीवन बीमा की शुरुआत कब हुई? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इनमें से कोई भी नहीं। कब हुई इसकी शुरुआत? 1 फरवरी 1884 में हुई। जब इसकी शुरुआत हुई तो सिर्फ पोस्टल एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर स्कीम के रूप में इसको शुरू किया गया। लेटर और बाद में इसको 1888 में टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए भी बढ़ाया गया। यानी कि 1 फरवरी 1884 को जब इसकी शुरुआत हुई तो पोस्टल एम्प्लॉयज़ के लिए वेलफेयर स्कीम के रूप में हुई और 1888 में से टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए भी बढ़ाया गया। लेकिन उस समय तक भी ये सिर्फ मेल एम्प्लॉयज़ के लिए थी। फिर 1894 में यानी कि शुरुआत के 10 साल के बाद इसे पोस्टल और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट की फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए भी बढ़ाया गया और ये भारत की सबसे पुरानी इंश्योरेंस कंपनी भी है। The maximum weight limit for transmission of blind literature through post office is how many kilograms? डाक के माध्यम से अंध साहित्य पैकेट मैक्सिमम कितने वजन तक के प्रेषित किए जा सकते हैं? 7 किलोग्राम तक के मैक्सिमम प्रेषित किए जा सकते हैं। तो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स की बात करें, इसमें आप क्या भेज सकते हैं? पेपर्स ऑफ एनी काइंड, पीरियोडिकल्स एंड बुक्स इम्प्रेस्ड इन बरेली। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन था कि जो भी आपके ब्लाइंड लिटरेचर है उसमें क्या भेज सकते हैं? पेपर ऑफ एनी काइंड है, पीरियोडिकल है या बुक्स? नहीं, इनमें से हम कुछ भी नहीं भेज सकते जब तक कि वो ब्रेल लिपि में ना इम्प्रेस हो, ब्रेल लिपि में ना छपे हुए हों या किसी अन्य विशेष तरह से वो प्रिंट किए हुए ना हो जो सिर्फ नेत्रहीन व्यक्तियों के उपयोग के लिए हो। तो जो भी आपके ब्रेल लिपि में छपे हुए पेपर होंगे, चाहे वो फिर किसी भी प्रकार के हों, पीरियोडिकल्स हों या बुक्स हों, उनको ही ब्लाइंड लिटरेचर के रूप में भेजा जाएगा। A post resident article except value payable is kept in the post office to which it is addressed for how many days? पोस्ट रेस्टेंट लेख को उस डाक घर में कितने दिनों तक रखा जाएगा जिस डाक घर के लिए इसे संबोधित किया हुआ हो? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ। जब भी कोई वैल्यू पेएबल आर्टिकल भेजा जाता है, अगर वो वैल्यू पेबल आर्टिकल है तो उसको पोस्ट रेस्टोरेंट के रूप में जब भेजेंगे डाक घर में जिसके लिए उसे संबोधित किया गया है, 7 दिनों की अवधि के लिए रोक कर रखा जाएगा। और वैल्यू पेबल आर्टिकल के अलावा अन्य किसी आर्टिकल को एज अ पोस्ट रेस्टोरेंट आर्टिकल भेजने पर 1 महीने की अवधि के लिए डाक घर में रोक कर रखा जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इट्स अ सर्विस वेयर मेल इज हेल्ड एट अ स्पेसिफिक पोस्ट ऑफिस फॉर द एड्रेसी टू कलेक्ट। तो पोस्ट रेस्टोरेंट एक ऐसी सर्विस है जिसमें डाक को एक निर्दिष्ट डाक घर में रोक कर रखा जाता है ताकि प्राप्तकर्ता स्वयं उस डाक घर में आकर उस डाक वस्तु का वितरण ले सके। आर्टिकल्स एड्रेस्ड पोस्ट ऑफिस और मार्क्ड टू बी केप्ट टिल कॉल्ड फॉर और सिमिलर आर कंसिडर्ड एज पोस्ट रेस्टोरेंट। ऐसी डाक वस्तुएं जिन्हें पोस्ट ऑफिस को संबोधित किया गया हो, यानी कि अभी सभी डाक वस्तुओं के ऊपर डाकघर का नाम तो होता है, लेकिन ऐसी डाक वस्तुएं जिन्हें संबोधित ही डाकघर के लिए किया गया हो और उनके ऊपर लिखा हो कि इनको बुलाए जाने तक रखा जाए, इस तरह का कोई भी अगर रिमार्क दिया हुआ है तो उनको क्या माना जाएगा? पोस्ट रेस्टोरेंट आर्टिकल माना
रखा जाएगा। और जब भी कोई वैल्यू पेएबल आर्टिकल पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल की तरह भेजा जाता है 7 दिनों की अवधि के लिए उसको रोक कर रखा जाएगा। पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल अगर अदर आर्टिकल है यानी कि वैल्यू पेएबल आर्टिकल नहीं है तो उसको 1 महीने की अवधि के लिए रोक कर रखा जाएगा। और 1 महीने की अवधि के भीतर भी अगर प्राप्तकर्ता उसका वितरण नहीं लेता है तो उसे प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। Following two statements we read carefully and choose the correct option given below। 2 कथन नीचे दिए हुए हैं, ध्यान से इनको पढ़ना है और सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इसमें फर्स्ट है हमारे पास पोस्ट बॉक्स फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन ऑल पोस्ट ऑफिसेज। पोस्ट बॉक्स वाली सुविधा सभी डाकघरों में उपलब्ध होती है। क्या ऐसा है? नहीं। पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी कुछ एक डाकघरों में उपलब्ध होती है और इस संबंध में हेड ऑफ सर्कल द्वारा निर्धारित किया जाता है। और हम बात करें पोस्ट बॉक्स फैसिलिटीज आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या पोस्ट बॉक्स की सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट होती है? नहीं, इसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बोथ आर इनकरेक्ट हो जाएगा। Generally stamps should be affixed at which place of the address side of an envelope। सामान्यतः लिफाफे के पते वाले भाग में डाक टिकट किस स्थान पर चिपकाए जाने चाहिए? राइट हैंड टॉप कॉर्नर के ऊपर चिपकाए जाने चाहिए। तो ये मान लीजिए आपके पास एक एनवलप है और इसमें मैं पूछूं कि डाक टिकट आपने कहाँ पर लगाने हैं, तो इस वाले कोने में लगाए जाएंगे। Logo and name of sender's company can be written on top left corner and stamps or frank impression on top right corner having gap of minimum 10 mm from address block of recipient। तो प्रेषक की कंपनी का लोगो या नाम आर्टिकल के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में हो सकता है, प्रेषक का नाम और पता बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में हो सकता है, आर्टिकल के ऊपर जो डाक टिकट लगाए जाएंगे या फ्रैंक इंप्रेशन लगाई जाएगी वो टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर होगी। और इसके लिए यहाँ पे बताया गया कि अगर ये एड्रेसी का या रेसिपेंट का एड्रेस ब्लॉक है तो इस ब्लॉक से ऊपर 10 मिलीमीटर का गैप होना चाहिए और उसके ऊपर डाक टिकट होने चाहिए। और जो भी आप डाक टिकट चिपकाएंगे या फ्रैंक इंप्रेशन लगाएंगे मैक्सिमम 74 मिलीमीटर एरिया में ही लगाने होंगे। Following two statements we read carefully and choose the correct option given below। फिर से 2 कथन दिए हुए हैं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे जो विकल्प हैं उनका चुनाव करना है। फर्स्ट ऑप्शन है रेवेन्यू स्टैम्प्स कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज। राजस्व टिकटों का उपयोग डाक शुल्क के भुगतान के लिए किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। जो रेवेन्यू स्टैम्प्स होती हैं डाक घर के द्वारा सिर्फ इनको बेचने का काम किया जाता है। इशू या इनको जारी कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनको जारी किया जाता है और इन स्टैम्प्स का यूज डाक शुल्क के भुगतान के लिए नहीं किया जाएगा। पोस्टेज चार्जेस कैन आल्सो बी पेड बाय मींस ऑफ इंप्रेशंस ऑफ फ्रैंकिंग मशीन। किसी भी डाक वस्तु के लिए डाक शुल्क का भुगतान अगर आप करना चाहते हैं इसके लिए फ्रैंकिंग इंप्रेशन भी यूज की जा सकती है। तो बिल्कुल सही पॉइंट है। तो सेकंड पॉइंट सही है, फर्स्ट वाला गलत है। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। पोस्ट ऑफिसेज आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लासेस। डाक घरों को कितने वर्गों में बांटा गया है? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। डाक घरों को 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्ग कौन कौन से हैं? हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस और ब्रांच पोस्ट ऑफिस। कई बार ये पूछा जाता है कि सबसे उच्च श्रेणी का डाकघर कौन सा है, उससे निम्न का और सबसे निम्न श्रेणी का कौन सा है? तो सबसे उच्चतम श्रेणी का डाकघर हेड पोस्ट ऑफिस, उससे निम्न श्रेणी का सब पोस्ट ऑफिस और सबसे निम्न श्रेणी का डाकघर ब्रांच पोस्ट ऑफिस होता है। The headquarter of North East Postal Circle is located in which of the following city? उत्तर पूर्वी डाक सर्किल का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, शिलोंग में स्थित है। उत्तर पूर्वी डाक सर्किल की बात करें, उत्तर पूर्वी डाक सर्कल में 6 राज्य शामिल हैं और ये 6 राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। और इन सभी के अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इनका पोस्टल हेडक्वार्टर शिलोंग में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म्स NSP1 और NSP2 आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। शब्द NSP1 और NSP2 किससे संबंधित हैं? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, नेटवर्क कनेक्टिविटी से जुड़े हुए दो शब्द हैं। इनकी फुल फॉर्म क्या होगी? द टर्म NSP1 एंड NSP2 इन द कंटेक्स्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस आर एसोसिएटेड विद नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स। NSP की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, और ये किससे जुड़े हुए हैं? नेटवर्क कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, जो पोस्ट ऑफिस को नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करने का काम करते हैं। EMV चिप इज यूज्ड इन विच ऑफ द आइटम। EMV चिप का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो EMV सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीज़ा, और इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग इज एसोसिएटेड विद। एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग किससे संबंधित है? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, कोर बैंकिंग सोल्यूशन से। तो कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या है? इज नेटवर्किंग ऑफ ब्रांचेस, ये शाखाओं की नेटवर्किंग है, और इससे क्या फ़ायदा होता है? कस्टमर अपने अकाउंट को कहीं भी किसी भी CVS पोस्ट ऑफिस से ऑपरेट कर सकते हैं, भले ही उनका अकाउंट किसी भी डाक घर में हो, तो वो किसी दूसरे CVS नेटवर्क वाले पोस्ट ऑफिस में जाकर भी अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। डाटा सेंटर फैसिलिटी स्टार्टेड फंक्शनिंग इन विच ईयर। डाटा सेंटर सुविधा ने किस वर्ष कार्य करना शुरू किया था? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, वर्ष 2013 से। प्राइमरी डाटा सेंटर स्टार्टेड फंक्शनिंग ऑन मार्च 2012। प्राइमरी डाटा सेंटर ने कब काम करना शुरू किया था? 3 मार्च 2013 से। और अगर हम बात करें डिजास्टर रिकवरी सेंटर की, जो मैसूर में स्थित है, 15 मई 2015 से भी कार्यरत है। In IT modernization project, ATM service are covered under which vertical? IT आधुनिकीकरण परियोजनाओं में ATM सेवा किस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, फाइनेंशियल सर्विसेज इंटीग्रेटर के अंडर आती है। फाइनेंशियल सर्विस इंटीग्रेटर इम्प्लीमेंट दी सॉल्यूशंस फॉर कोर बैंकिंग एंड कोर इंश्योरेंस इन ऑल पोस्ट ऑफिसेज। फाइनेंशियल सर्विस इंटीग्रेटर किस चीज़ के लिए सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करता है? कोर बैंकिंग और कोर इंश्योरेंस के लिए सभी डाकघरों में ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। बहुत सारे डिलीवरी चैनल ये उपलब्ध करवाता है, जैसे इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, ATM सर्विस है, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स है और SMS सर्विसेज। तो ये सारी सेवाएं आपको फाइनेंशियल सर्विसेज इंटीग्रेटर में मिल जाएंगी। But is the maximum number of international reply coupons that can be sold to an individual at a time? तो एक समय में एक व्यक्ति को मैक्सिमम कितने अंतर्राष्ट्रीय रिप्लाई कूपन बेचे जा सकते हैं? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो मैक्सिमम 10 इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन बेचे जा सकते हैं। Which section of Custom Act 1962 empowers Custom Department to prohibit import of certain goods? सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की कौन सी धारा सीमा शुल्क विभाग को कुछ वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देती है? सेक्शन नंबर 11 ऑफ कस्टम एक्ट 1962 कस्टम डिपार्टमेंट को किस चीज़ के लिए एम्पावर करता है? कुछ डाक वस्तुओं के इंपोर्ट पर प्रोहिबिशन लगाने के लिए एम्पावर करता है। सेक्शन 11 ऑफ कस्टम एक्ट 1962 एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। दिस पावर अलाउज द गवर्नमेंट टू इशू नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट टू प्रोहिबिट एब्सोल्यूटली और सब्जेक्ट टू कंडीशंस द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 11 केंद्र सरकार को डाक वस्तुओं के आयात और निर्यात पर रोक लगाने का अधिकार देती है। और ये जो एम्पावर है, ये जो शक्ति है, सरकार को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करके कुछ डाक वस्तुओं के आयात या निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने या कुछ डाक वस्तुओं के आयात और निर्यात पर कुछ कंडीशंस लगाने की अनुमति देती है।
Printed papers service in the foreign post generally corresponds to which service of inland post? विदेशी डाक में जैसे प्रिंटेड पेपर सेवा है, उसी तरह से इनलैंड पोस्ट में अंतर्देशीय डाक में कौन सी सेवा है? ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी बुक पैकेट। वर्तमान में बुक पैकेट सर्विस को क्या कहा जाता है? बुक पोस्ट सर्विस कहा जाता है। तो फॉरेन पोस्ट में हमारे पास जैसे प्रिंटेड पेपर सर्विस है, उसी तरह से इनलैंड पोस्ट या अंतर्देशीय डाक की बात करें, हमारे पास बुक पोस्ट सर्विस है। The use of inland letter cards for addressing communication to foreign countries is permissible to which group of countries? विदेशी देशों को पत्र भेजने के लिए अंतर्देशीय पत्र कार्ड का उपयोग किस समूह के देशों के लिए अनुमत है? करेक्ट आंसर आ जाएगा भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के लिए। तो जो अंतर्देशीय पत्र कार्ड होते हैं, इनलैंड लेटर कार्ड होते हैं, इनका उपयोग फॉरेन कंट्री को कोई भी कम्युनिकेशन आपने भेजना है तो इसके माध्यम से आप नहीं भेजेंगे। लेकिन भूटान, बांग्लादेश और नेपाल, इन तीनों देशों को कोई भी कम्युनिकेशन भेजने के लिए इनलैंड लेटर कार्ड का यूज किया जा सकता है। इसके अलावा किसी अन्य देश को कम्युनिकेशन भेजने के लिए अगर आप इनलैंड लेटर कार्ड का यूज करते हैं, इट विल बी ट्रीटेड एज इनसफिशिएंटली पेड लेटर एंड डेल्ट विद अकॉर्डिंगली। तो इसे अपर्याप्त भुगतान वाला पत्र माना जाएगा और उसी के अनुसार इसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म्स आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज? कस्टम घोषणा फॉर्म का उपयोग निम्नलिखित में से किस गतिविधि में किया जाता है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इंटरनेशनल आर्टिकल्स या अंतर्राष्ट्रीय लेखों की बुकिंग के लिए कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म्स का यूज किया जाता है। An aerogram should not weigh more than how many grams? एक एरोग्राम का वजन कितने ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए? करेक्ट आंसर क्या आएगा? 3 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। तो डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Aerogram is a category intended for transmission exclusively by air and has no corresponding category. एरोग्राम एक ऐसी श्रेणी है जो केवल हवाई मार्ग से भेजे जाने के लिए बनाई गई है, यानी कि एरोग्राम्स का यूज़ केवल एयर ट्रांसमिशन के तहत किया जाएगा। हवाई प्रसारण के माध्यम से ही एरोग्राम भेजे जाएंगे, सतह प्रसारण इनको नहीं दिया जाएगा। और बात करें इसके मैक्सिमम वेट की, तो इसका मैक्सिमम वेट 3 ग्राम हो सकता है। Examination and assessment of custom duty on inward foreign articles is performed in which office? आवक विदेशी वस्तुओं पर सीमा शुल्क की जांच और सीमा शुल्क का मूल्यांकन किस कार्यालय में किया जाता है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The examination and assessment of duty on inward foreign articles are performed in the foreign post offices and sub foreign post offices. विदेशी वस्तुओं पर सीमा शुल्क की जांच और मूल्यांकन, ठीक है, कौन सी वस्तुएं जो फॉरेन कंट्री से भारत के लिए आती हैं तो उनके ऊपर अगर हम सीमा शुल्क जांच की बात करें तो फॉरेन पोस्ट ऑफिस या सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस में की जाएगी। For the purpose of fixing surcharges and combined charges on international articles, countries are divided into how many groups? अंतर्राष्ट्रीय लेखों पर अधिभार एवं संयुक्त शुल्क तय करने के उद्देश्य से देशों को कितने समूहों में बांटा गया है? तो फर्स्ट ही हमने ये क्वेश्चन किया था, वहाँ पे हमने पढ़ा कि आर्टिकल जो होंगे, इंटरनेशनल जो आर्टिकल होंगे, सरचार्जेस तय करने के उद्देश्य से उनको 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। वहीं पे अगर हम बात करें कंट्रीज और टेरिटरीज की, तो कंट्रीज और टेरिटरीज को 4 जोन्स और 5 ग्रुप्स में बांटा गया है। तो हमसे पूछा गया कितने ग्रुप्स में बांटा गया है, तो 5 ग्रुप्स में बांटा गया है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास डी आ जाएगा। दीनदयाल स्पर्श योजना इज रिलेटेड टू which segment और एक्टिविटी ऑफ इंडिया पोस्ट? दीनदयाल स्पर्श योजना भारतीय डाक के किस खंड या गतिविधि से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। दीनदयाल स्पर्श योजना एक छात्रवृत्ति योजना है जो डाक टिकटों से संबंधित है। यहाँ पे जो स्पर्श शब्द है इसकी एक फुल फॉर्म है जो बड़े अच्छे से आपको याद रखनी है, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज अ हॉबी।
बट इज द मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अधिकतम बीमा कवर क्या है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, 2 लाख रुपए है। इन विच ईयर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक वाज फॉर्मली लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को औपचारिक रूप से किस वर्ष लॉन्च किया गया था? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो लॉन्च कब किया गया था? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी हैड launched the India Post Payment Bank in New Delhi on 1st September 2018। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी, जो ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है। फिर हमसे यहाँ पे पूछा गया है एनुअल इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो इसका मतलब इंटरेस्ट रेट से जुड़े हुए क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो एग्जाम से पहले आपने सभी इंटरेस्ट रेट्स को एक बार अच्छे से ज़रूर देख के जाना है, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। तो अभी हम यहाँ पे नहीं करेंगे। जो भी प्रेजेंट में करंट में इंटरेस्ट रेट होंगे वो आपने याद कर लेने हैं। From which year Department of Post has offered mobile banking services to POSB customers? डाक विभाग ने किस वर्ष से POSB ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना शुरू किया है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, वर्ष 2019 से। इंट्राऑपरेबल इंटरनेट बैंकिंग की बात करें 14 दिसंबर 2018 से, और मोबाइल बैंकिंग की बात करें 15 अक्टूबर 2019 से ये सेवाएं उपलब्ध हैं। Warehousing service is one of the feature of which service offered by India Post? Warehousing सेवा भारतीय डाक द्वारा प्रदान की जाने वाली किस सेवा की एक विशेषता है? तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, लॉजिस्टिक पोस्ट के तहत आपको वेयरहाउसिंग सेवा प्रदान की जाती है। लॉजिस्टिक पोस्ट क्या है? व्यावसायिक ग्राहकों को एक लागत प्रभावी और कुशल समाधान प्रदान करती है। और इसमें क्या होता है? डाक वस्तुओं को इकट्ठा करने से लेकर उनको भंडारित करना, उनको वेयरहाउस करना, इसके अलावा उनका ट्रांसमिशन करना, उनका वितरण करना। तो इस संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का प्रबंधन इसमें किया जाता है। इसमें कौन कौन सी आपको फीचर्स मिल जाते हैं, विशेषताएं मिल जाती हैं? FTL और LTL सर्विसेज मिल जाती हैं। मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट, यानी कि आप जैसे चाहे अपनी डाक वस्तुओं को इसके माध्यम से वैसे भेज सकते हैं, रेल से, रोड से, बाई एयर। वेयरहाउसिंग सर्विसेज मिल जाती हैं, फुलफिलमेंट सर्विसेज और रिवर्स लॉजिस्टिक की सुविधा भी इसमें आपको मिल जाएगी। Which of the following is not a feature of speed post? इनमें से कौन सी स्पीड पोस्ट की विशेषता नहीं है? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। स्पीड पोस्ट के लिए जो वेट लिमिट है 35 किलोग्राम है। टर्म HFIN-RPT is used in which of the following platform? HFIN-RPT शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म पर किया जाता है? करेक्ट आंसर आ जाएगा, इसका यूज फिनेकल में किया जाता है। द टर्म HFIN-RPT is used within the Finacle banking platform to generate reports। रिपोर्ट इत्यादि जनरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। In a reference with the IT modernization project, the term PMU refers to। PMU शब्द की फुल फॉर्म क्या आएगी? ए ऑप्शन करेक्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। IT modernization project has been divided into how many segments? IT आधुनिकीकरण परियोजना को कितने खंडों में विभाजित किया गया है? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, कितने खंडों में बांटा गया है? IT modernization project of Department of Post is implemented through 8 key segments। IT आधुनिकीकरण परियोजना को 8 खंडों के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था। और ये 8 खंड कौन से हैं? चेंज मैनेजमेंट, डाटा सेंटर फैसिलिटी, डिजास्टर रिकवरी सेंटर, फाइनेंशियल सर्विसेज इंटीग्रेटर, नेटवर्क इंटीग्रेटर, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, रूरल हार्डवेयर और मेल ऑपरेशंस हार्डवेयर। तो इन 8 सेगमेंट्स के माध्यम से IT आधुनिकीकरण परियोजना को कार्यान्वित किया गया है। इन टर्म टी कोड अल्फाबेट टी रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? टी कोड शब्द में टी अक्षर का क्या अर्थ होगा? ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। टी कोड का अर्थ होता है ट्रांजैक्शन कोड।
MAC winding is commonly used with reference to which segment of IT modernization project? मैक वाइंडिंग का प्रयोग सामान्यतः IT आधुनिकीकरण परियोजना के किस खंड के संदर्भ में किया जाता है? तो किस खंड के संदर्भ में किया जाता है? ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी नेटवर्क इंटीग्रेटर के संबंध में। इसकी फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मेल डिपार्टमेंट ऑफ सॉर्टिंग मेल ऑफिस इज हेडेड बाई विच अथॉरिटी? छंटाई डाक कार्यालय के 4 विभाग होते हैं। 4 विभागों में से एक विभाग कौन सा है? मेल विभाग या मेल डिपार्टमेंट है। मेल डिपार्टमेंट का प्रमुख कौन सा प्राधिकारी होता है? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, प्रधान छंटाई सहायक होता है। For what purpose the trial notes are used in international mail transmission? अंतर्राष्ट्रीय डाक प्रसारण में ट्रायल नोट्स का क्या उद्देश्य है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? टू डिटरमाइन द मोस्ट फेवरेबल रूट, सबसे अनुकूल मार्ग निर्धारित करने के लिए ट्रायल नोट्स का यूज किया जाता है। इट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म C27 इन इंटरनेशनल पोस्टल सर्विस डिजाइंड टू डिटरमाइन द मोस्ट फेवरेबल रूट फॉर इंटरनेशनल मेल्स एंड टू प्रोवाइड अ चेक ऑन देयर ट्रांसमिशन टाइम। तो ट्रायल नोट अंतर्राष्ट्रीय डाक में एक मानकीकृत फॉर्म है। फॉर्म नंबर क्या है? C27 है। और इसका यूज़ क्यों किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय डाक के लिए सबसे अनुकूल मार्ग निर्धारित करने और उनके प्रेषण समय की जांच करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। The Arab Postal Union, a restricted union, has its headquarter in which city? अरब पोस्टल यूनियन जैसे कि एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन है, ये भी एक रिस्ट्रिक्टेड यूनियन है। उसी तरह से अरब पोस्टल यूनियन भी एक रिस्ट्रिक्टेड यूनियन है। और रिस्ट्रिक्टेड यूनियन क्या होती है? 2 या 2 से ज़्यादा देश क्या कर सकते हैं? आपस में मिलकर एक यूनियन बना सकते हैं, जिसके माध्यम से यानी कि वो आपस में डाक सेवाओं को और बेहतर तरीके से लोगों को और बेहतर डाक सेवाएं प्रदान करते हैं। आर्टिकल्स के ट्रांसमिशन को और बेहतर बनाने के लिए आपस में कुछ समझौते कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से जब वो 2 या 2 से ज़्यादा देश मिलकर एक यूनियन बनाएंगे उसको हम रिस्ट्रिक्टेड यूनियन कहेंगे। उसी तरह से एक यूनियन है अरब पोस्टल यूनियन। तो ये जो अरब पोस्टल यूनियन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? डी ऑप्शन करेक्ट आएगी। इसका हेडक्वार्टर है कायरो इजिप्ट में, काहिरा मिस्र में इसका हेडक्वार्टर है। Which one is not part or department of sorting mail office? इनमें से कौन सा छंटाई डाक कार्यालय का भाग या विभाग नहीं है? करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी आ जाएगा फिलैटली। अभी मैंने ऊपर भी ये क्वेश्चन आपको बताया कि सॉर्टिंग मेल ऑफिस में 4 डिपार्टमेंट होते हैं। 4 डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं? एक मेल डिपार्टमेंट है, दूसरा सॉर्टिंग डिपार्टमेंट है, तीसरा रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है और चौथा कौन सा डिपार्टमेंट आ जाएगा? पार्सल डिपार्टमेंट आ जाएगा। मेटल टोकन्स आर यूज्ड बाय विच कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल्स? धातु टोकन का उपयोग किस श्रेणी के अधिकारियों द्वारा किया जाता है? ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। सिलेक्टेड RMS ऑफिशियल्स के द्वारा मेटल टोकन्स का यूज किया जाता है। मेटल टोकन ऑफ ऑथराइज्ड टाइप मस्ट बी कैरिड बाय ऑल RMS ऑफिशियल्स। अधिकृत प्रकार के मेटल टोकन सभी RMS ऑफिशियल्स द्वारा कैरी किए जाते हैं। यानी कि मोस्टली जो RMS ऑफिशियल होते हैं उनके पास मेटल टोकन होते हैं। किन अधिकारियों के पास नहीं होते हैं? सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स या पर्यवेक्षण अधिकारियों के पास मेटल टोकन नहीं होते हैं। इसके अलावा रेलवे मेल सर्विस के जो अधिकारी होंगे उनके पास अधिकृत प्रकार के मेटल टोकन होंगे। कौन से कर्मचारी, कौन से ऑफिशियल्स हु ट्रैवल ऑन ड्यूटी इन अ व्हीकल और कंपार्टमेंट रिजर्व्ड फॉर द पोस्ट ऑफिस? ऐसे कर्मचारी, ऐसे ऑफिशियल जिन्हें अपनी ड्यूटी के दौरान विभाग द्वारा आरक्षित व्हीकल या कंपार्टमेंट में यात्रा करनी पड़ती है और हु हैव टू एंटर द प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ मेल्स, या जिन्हें डाक के आदान प्रदान के लिए रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म में प्रवेश करना पड़ता है। तो उन अधिकारियों या उन ऑफिशियल्स के द्वारा मेटल टोकन्स को कैरी किया जाता है। और वो क्यों इनको कैरी करते हैं? इन ऑर्डर टू शो देयर राइट टू बी प्रेजेंट इन द मेल वैन और रिजर्व्ड कंपार्टमेंट और ऑन द प्लेटफॉर्म, ताकि वो ये दर्शा सकें, ये दिखा सकें कि उनको यहाँ पर उपस्थित होने का अधिकार है, कि उनको इस मेल वैन में या डाक विभाग के लिए रक्षित डिब्बे में या रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर उपस्थित होने के लिए अधिकृत किया हुआ है, उन्हें अधिकार है और
उस अधिकार को दर्शाने के लिए उनके पास मेटल टोकन होते हैं। Deduction or non-deduction of TDS in SCSS accounts has been clarified by which SB order? SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खातों में TDS की कटौती और गैर कटौती को किस SB आदेश द्वारा स्पष्ट किया गया है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, SB ऑर्डर 37/2021 द्वारा क्लैरिफाई किया है। PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम 2021 इंट्रोड्यूस्ड वाइड विच SB ऑर्डर? PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम 2021 को किस SB आदेश द्वारा जारी किया गया था? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, SB ऑर्डर 33/2021। The movement of SO slip is from सब ऑफिस स्लिप को कहाँ से कहाँ के लिए भेजा जाता है? तो जो SO स्लिप होती है उसे हेड पोस्ट ऑफिस से सब पोस्ट ऑफिस को भेजा जाता है। What is the maximum limit for loose cash remittance between account office and its subordinate offices through departmental employees? विभागीय कर्मचारी के माध्यम से लेखा कार्यालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों के बीच खुले नकदी प्रेषण की अधिकतम सीमा क्या है? 5 लाख रुपए है। यानी कि ये लिमिट्स आपने याद कर लेनी है कि अगर GDS एक डाकघर से दूसरे डाकघर में नकदी लेकर जाता है, किस मैक्सिमम लिमिट तक नकदी ले जाएगा? 2 GDS आते हैं तो कितनी नकदी ले जा सकते हैं? कोई डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज आता है तो कितनी नकदी लेकर जा सकते हैं? आर्मी एस्कॉर्ट में कितनी नकदी लेकर जाएंगे? फिर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भेजते हैं। यानी कि वो लिमिट्स आपको बड़े अच्छे से याद करनी है, बार बार पूछी जाती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट और ब्रांच और डिपार्टमेंट ऑफ हेड पोस्ट ऑफिस? इनमें से कौन सा प्रधान डाकघर का भाग, शाखा या विभाग नहीं है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी। मेल ब्रांच, डिलीवरी ब्रांच और सॉर्टिंग ब्रांच ये सभी हेड पोस्ट ऑफिस की शाखाएं हैं, हेड पोस्ट ऑफिस के हिस्से हैं, लेकिन लोन ब्रांच हेड पोस्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस स्कीम्स आर ऑफर्ड अंडर रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस? ग्रामीण डाक जीवन बीमा के अंतर्गत कितने प्रकार की बीमा योजनाएं उपलब्ध हैं? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। 6 तरह की आपको पॉलिसीज ऑफर की जाती हैं, चाहे आप पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस देख लो, चाहे आप रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस देख लो। Philatelic deposit account can be opened with a minimum deposit of how much amount? फिलैटलिक डिपॉजिट अकाउंट न्यूनतम कितनी जमा राशि के साथ खोला जा सकता है? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। फिलैटलिक डिपॉजिट अकाउंट 200 रुपये की न्यूनतम राशि के साथ खोला जा सकता है और ओवरसीज फिलैटलिक या फिर फॉरेन फिलैटलिक अकाउंट 1000 रुपये की न्यूनतम राशि के साथ खोला जा सकता है। और लास्ट क्वेश्चन है डिपार्टमेंट का, इन विच ईयर रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड? ग्रामीण डाक जीवन बीमा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका करेक्ट आंसर भी आ जाएगा 24 मार्च 1995 को इसकी शुरुआत हुई थी। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं, जीके के क्वेश्चंस को भी कवर करते हैं। पर्सनल कमिटमेंट टू वर्क हार्ड एंड डू वंस वेरी बेस्ट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? कड़ी मेहनत करने और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, वर्क एथिक्स से, कार्य नैतिकता से संबंधित है। आगे चलते हैं, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ सर्कल का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं तो आप अपने सर्कल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करेंगे। आपने अपने स्टेट का जियोग्राफिकल एरिया, गवर्नर और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो जरूर याद कर लेनी है। नगरा स्टाइल इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी? नगर शैली निम्नलिखित में से किस गतिविधि के लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर यहाँ से आएगा टेम्पल आर्किटेक्चर, मंदिर वास्तुकला के लिए ये प्रसिद्ध है। फेमस क्लासिकल डांस कथकली हैज इट्स रूट्स इन विच इंडियन स्टेट? प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथकली किस की जड़ें किस भारतीय राज्य में है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा केरला में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद इंडियन नेशनल आर्मी? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय सेना से जुड़ा हुआ है? सुभाष चंद्र बोस। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ड्यूरिंग इंडियन
फ्रीडम स्ट्रगल इन विच ईयर द फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई थी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज एसोसिएटेड विद विच एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। नगर निगम किस प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अर्बन एरिया लोकल बॉडीज। हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़? तो जैसे मैंने बताया, आपने अपने स्टेट का याद कर लेना है कि आपके स्टेट का गवर्नर कौन है, फिर आपके स्टेट का एरिया कितना है। इनके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके स्टेट के बारे में बनती हैं, कोई उद्यान है या फिर कोई नदी है, तो उन चीज़ों के बारे में आपने ध्यान देना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर नॉट ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिमालयास? इनमें से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ताप्ती नदी हिमालय से नहीं निकलती है। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद छत्तीसगढ़? इनमें से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसमें भी आपने अपने स्टेट के रिलेटेड देखना है कि कौन कौन से स्टेट्स की बाउंड्री आपकी स्टेट के साथ लगती है। तो ये था हमारे पास छत्तीसगढ़ सर्कल का पीएसए का 2024 का क्वेश्चन पेपर, जो बड़े अच्छे से आपने करना है। और इन क्वेश्चन पेपर्स की अगर आपको बुक चाहिए या फिर आपको क्लासेस में जुड़ना है, आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। और एक संदेश आप सबके नाम, पर्यावरण को बचाने के लिए हमने एक छोटी सी मुहिम शुरू की है, एक छोटी सी शुरुआत की है ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की। उस शुरुआत में आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी हौसला अफजाई करना चाहते हैं, हमें मोटिवेट करना चाहते हैं, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमें भी मोटिवेशन मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की अगर आप सब हमारे साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।